ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, जिसमें हम PYQs डिस्कस कर रहे थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। और इससे पहले वीडियो में हमने 1 to 50 MCQs कवर किए थे, एंड इस वीडियो में हम 51 से लेके 100 तक के MCQs सारे कवर करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि, और इसके बारे में आपको बता दूं तो ये मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का पेपर है जो कि सहारनपुर में है। ओके, सो लेट्स डिस्कस। इसमें हमारा 51 क्वेश्चन है कि विच स्ट्रैटेजी इज यूज टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किस स्ट्रैटेजी से आप कॉम्पिटिटिव एज पा सकते हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हो। तो कोस्ट लीडरशिप, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, फाइनेंशियल कट्स, या ऑल ऑफ द अबव। कोस्ट लीडरशिप में ये होता है कि आप अपनी कोस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो, उसको रीजनेबल बनाने की कोशिश करते हो। अगर आप अपनी कॉस्ट को कम करोगे तो डेफिनेटली आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाओगे। अगर आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करोगे तो ये भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने का तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी टेक्निकल नो हाउ को शेयर करते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में। मतलब मर्जर्स और एक्विजिशन इसी तरीके से होगा कि आप या तो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ मर्ज कर जाओगे, ठीक है, और अदर कॉम्पिटिटर्स के साथ अपना कंपटीशन जारी रखोगे। ओके, उसके बाद है फाइनेंशियल कट्स। इसमें है कि कुछ आप जो आपके फाइनेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, उनको कट करने की कोशिश करोगे। अगर आप उनको कट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी यूज होगी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देखें तो उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन इन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। मर्जर और एक्विजिशन का क्या मेन पर्पस होता है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या मर्जर से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रेयर, द रेयरेस्ट चांसेस में हो सकता है, बट मर्जर से हमेशा कॉस्ट सही रहती है, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉय का काउंट कम होगा, ये हो सकता है बट ये मेन पर्पस नहीं है। उसके बाद इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, इससे आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो सकता है, ये आपका पर्पस हो सकता है। यस ऑफ कोर्स दिस इज द राइट आंसर कि मेन पर्पस क्या है, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना। एक सेकेंड, ऐसा लग रहा है कि मैंने डी को मार्क किया है, इसको रब करते हैं, सी इसका आंसर होगा। उसके बाद है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज टू अवॉइड कंपटीशन। मतलब कंपटीशन से बचने के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हो, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हो। तो जो ये हमारी स्ट्रैटेजी है वो है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ओके, तो इसका हमारा होगा ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। अब मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रैटेजी क्यों नहीं है, क्योंकि मर्जर और एक्विजिशन में क्या हो रहा है, आप दो कंपनीज आपस में मर्ज कर रही है, या फिर एक्विजिशन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, ठीक है। तो इसमें कोई इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। और कॉस्ट रिड्यूसिंग में आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो। तो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेशन से भी जाओगे तो काफ़ी हद तक आप सी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 54, व्हाट डज रेड ओशन स्ट्रैटेजी। रेड ओशन स्ट्रैटेजी क्या है। तो जो रेड ओशन स्ट्रैटेजी है वो क्या होती है कि इसमें हम, रेड का मतलब क्या है, डेंजर जोन। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट करते हैं, ठीक है भाई। जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा वहीं पे हमारे डेंजर्स होंगे, वहीं पे रेड होगा, ठीक है। तो आप इससे रिलेट करके इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, और इसके विपरीत जो हमारी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, एक बार मैं उसके बारे में बता देती हूँ कि उसमें आप न्यू अनकंटेस्टेड मार्केट्स में अपनी वैल्यू को क्रिएट करते हो। ओके, उसके बाद है हु रोट द बुक इसेंशियल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स की जो बुक है वो किसने लिखी है। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो है डेनिस कॉलिंस। ओके, बट आई डोंट नो पेपर में जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं और मैंने गूगल से भी इसको सर्च किया है तो वहाँ पे मुझे आंसर जो है वो डेनिस कॉलिंस मिला है। ओके, और इनमें वो ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको आप भी गूगल पे सर्च करना और वहाँ से आपको ये वेरीफाई हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो डेनिस कॉलिंस ही इसका आंसर है। सो ये आप देख लेना, 55 क्वेश्चन है ये, ठीक है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन गलती से
गलत लिख दिया जाता है। ओके, ये सबके साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये देख लेना आप। ओके, इसका आंसर मैं दोबारा बोल रही हूँ, डेनिस कॉलिंस है अकॉर्डिंग टू गूगल एंड सम सोर्सेस ऑल्सो। सो नेक्स्ट है 56, प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंसिडर करता है किस चीज़ को, व्हाट शुड बी प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ शुड बी प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, और व्हेन मतलब कब प्रोड्यूस करना चाहिए। तो आप बताइए। तो इसका आंसर है हमारा 56, प्रोडक्शन मैनेजर जो है ये सारे डिसीजन लेता है अपनी प्रोडक्शन को मैनेज करने के टाइम पे। सो इसमें हम डी ऑप्शन मार्क करेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ डैश आइडियोलॉजी, ये कौन सी आइडियोलॉजी है? आई होप यू ऑल नो, ये एक जापानीज आइडियोलॉजी है जिसमें हम मैनेजमेंट के सभी पार्ट्स में क्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो अच्छा हो जाए, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी, जापानीज। और ये जो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये किसने दिया था? ये दिया था, एक सेकेंड, ये दिया था डब्ल्यू एडवर्ड्स ने। आई होप आपने इनका नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या आता है? तो डेवलपमेंट की रिसर्च, आप स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, मटेरियल के बारे में सोचेंगे कि आपको कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करना है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ मतलब कोई भी रिसर्च आ सकती है जो भी आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कर रहे हो। तो सेफेस्ट ऑप्शन है आपके लिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है डैमिंग ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स बताए हैं? तो नो डाउट उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इनमें से कौन सी एक्सटर्नल है जिसमें हम एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प से अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं? तो एक्विजिशन और मर्जर, मर्जर में भी हम बाहरी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं, एक्विजिशन में भी हम दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं जो बाहरी कंपनी है। तो दोनों ही हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, मतलब जिसमें हम बाहरी कंपनीज के साथ कर रहे हैं क्या, टाई अप कर रहे हैं एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा, बोथ ऑफ अबव। मर्जर में क्या होता है? एक नई कंपनी क्रिएट की जाती है, ठीक है, बाय वाइंडिंग अप द मर्जिंग कंपनीज और फर्म्स रिगार्डिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी बाय एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस। तो इसमें बी सी डी का कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट होगी, कैसी होगी? वो होगी दोनों कंपनीज को मर्ज करके और उनको वाइंडिंग अप करके। उसके बाद एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए मर्जर में क्या होता है, दो कंपनीज होती हैं वो डिसोल्व होती हैं, मतलब सॉरी वाइंड अप होती हैं। डिसोल्यूशन एक डिफरेंट प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, वो अपने आप को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, एक नई कंपनी फॉर्म करेंगे। एक्विजिशन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। तो जो दूसरी कंपनी है उसकी जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो उसी कंपनी के अंदर सबमर्ज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी कंपनी, एक कंपनी दूसरी को परचेज कर रही है। हमने दो मेथड पढ़े हैं अकाउंटिंग में, परचेज इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड परचेज इन द नेचर ऑफ एक्विजिशन। सो एक्विजिशन हमारा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है इन एन एक्विजिशन व्हाट टिपिकली हैपेंस टू द एक्वायर्ड कंपनी। डेफिनेटली जो मैंने आपको बताया कि वो अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस लूज कर देती है जो एक्वायर्ड कंपनी है, और एक्वायरर कंपनी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा पी। और जो अदर ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। इट मर्ज विद अनदर कंपनी एज इक्वल, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये मर्जर में होता है। इट मीन्स फुली इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट रहेगी ऐसा नहीं होता है, नाम से क्लियर है, अधिग्रहण हो रहा है, अब दूसरी को कवर कर रहे हो तो डिपेंडेंट हो जाती है, नॉट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे गलत है, तो हमारा ऑप्शन इसलिए ही बी जो ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। एक सेकेंड, अगेन वही प्रॉब्लम है। अब पॉलिसीज आर स्ट्रैटेजी गोल्स मीन्स फॉर एन अनैरो एक्टिविटी। तो इसमें जो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है हमारा मीन्स फॉर एंड। ओके, वैसे तो कहने को तो आप कुछ भी लगा सकते हो क्योंकि ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट इसके लिए मीन्स फॉर एंड जो है वो सबसे बेस्ट है यहाँ पे लगाने के लिए। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस पॉलिसी इज, बिजनेस पॉलिसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो जो बिजनेस पॉलिसी है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस पॉलिसी की?
क्या बिजनेस पॉलिसी रोल ऑफ गाइड है, हमें गाइड करती है? क्या वो एक जनरल स्टेटमेंट होती है? क्या उनका वाइड स्कोप होता है? तो डेफिनेटली बिजनेस पॉलिसी हमारी गाइडलाइंस होती हैं, जो भी हमें फ्यूचर्स में प्रॉब्लम्स फेस करती है कंपनी, तो पॉलिसी के थ्रू वो उस प्रॉब्लम्स को जो है एक तरह से हटा सकती है। तो वो एक जनरल स्टेटमेंट होती है, इनका वाइडर स्कोप होता है। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी? इनमें से फंक्शनल स्ट्रैटेजी कौन सी है जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स फॉर्म करते हैं? तो मर्जर स्ट्रैटेजी टॉप लेवल की स्ट्रैटेजी होती है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी टॉप लेवल की होती है। तो फंक्शनल लेवल जो है हमारी वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। वेरी इजी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम क्या क्या आता है? प्रोडक्ट की पैकेजिंग आती है। यस ऑफ कोर्स, प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में भी हम रिसर्च करेंगे। प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट के बारे में भी हम रिसर्च करेंगे, कैसे कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। और रिसर्च में हम इनोवेशन की बात करेंगे कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं, कैसे उसको दूसरे प्रोडक्ट से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आती हैं, ऑल ऑफ द अबव। फिर है हमारे पास ग्रुप प्रोडक्शन मेथड इज यूज। ग्रुप प्रोडक्शन मेथड को आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग में डेफिनेटली बहुत सारी मोटर कार जो हैं वो एक साथ बनाई जाती हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं कि जो स्विफ्ट कार है वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ग्रुप प्रोडक्शन वहाँ पे मेथड लग सकता है। बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी लग सकता है, जैसे कि जो पार्ले के बिस्किट्स हैं उनको एक तरीके से बनाया जाएगा, जो हमारे अदर बिस्किट्स हैं, कोई भी बिस्किट ले सकते हो आप, बटर बेक है, तो उसको डिफरेंट तरीके से बनाया जाएगा। बुक्स, कुछ बुक्स जो हैं वो सेम तरीके की छापी जाएंगी, कुछ बुक्स जो हैं वो अलग तरीके की छापी जाएंगी। तो ग्रुप प्रोडक्शन हो सकता है इन सभी में। तो ऑप्शन जो है वो है हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है स्टैटिस्टिक टेक्निक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए स्टैट्स की कौन कौन सी टेक्निक है? तो क्वालिटी कंट्रोल चार्ट बनाते हैं हम, डेफिनेटली ये स्टैट्स की टेक्निक है। सैम्पलिंग, ये तो सबको पता है कि सैम्पलिंग एक बेसिक टेक्निक है जो हम स्टैट्स में फॉलो करते हैं। तो सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल सर्वे होता है, उसमें से हम कुछ इंडिविजुअल्स को लेते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम पूरे ग्रुप की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा सी, अबव बोथ। नेक्स्ट है हमारा फीचर ऑफ टेक्नोलॉजी इज। टेक्नोलॉजी की क्या फीचर है, क्या इसका इफेक्ट होता है सोसाइटी पे? साइंस के ऊपर बेस्ड है, टेक्निकल नॉलेज है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी, टेक्नोलॉजी की सारी फीचर्स है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है सोसाइटी के ऊपर, साइंस के ऊपर भी बेस्ड है भाई, टेक्निकल नॉलेज है अपने आप में। उसके बाद है 71, क्वालिटी सर्कल कंप्राइजेस। क्वालिटी सर्कल में कितने लोग होते हैं? तो इसमें 2 से 4 लोग होते हैं, एक स्मॉल ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद है द डिसीजन ऑफ मेक और बाय इन मल्टीनेशनल कंपनीज इज कॉल्ड। जो मेक और बाय का डिसीजन होता है ना, उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड जो है इन सब में नहीं दिखा। ठीक है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन लग सकता है वो है आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। इसका मतलब है बेसिकली कि कंपनी बनाएगी या फिर खरीदेगी। ठीक है, या फिर मतलब वो आउटसोर्स करेगी उस चीज़ को, तो उस डिसीजन को बोला गया कि उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद है 73, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज इज। वैसे जो सेंट्रल पॉइंट होता है हमारी सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का वो होता है कस्टमर। ठीक है, हम सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इस हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी, प्रमोशन भी, वैसे तो ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है इसका आंसर। और इसका आंसर प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिविटी देखने को मिलेगी, कोई इसका आंसर कुछ बोल सकता है, कोई कुछ और। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आप लोग इसका आंसर डी मार्क कर लेना। ठीक है, वैसे इसका आंसर डिफरेंट आंसर्स इसके निकल सकते हैं, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप किसको देखेंगे। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर लेना अपनी सोर्स से भी। ओके, तो वैसे आप इसका डी ही मार्क करना, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट तो सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का कस्टमर होता है, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल इज कॉल्ड। तो जितने भी प्रोडक्ट्स एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मिश्रण। ठीक है, तो ये होगा सी। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ द सेल्स हिस्ट्री ऑफ अ प्रोडक्ट। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, डेफिनेटली ये जो डेफिनेशन है फिलिप कॉटलर ने दी है। ठीक है, इसको आप लर्न कर लेना। द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ईच प्रोडक्ट लाइन इज गिवन बाय,
जो एक प्रोडक्ट लाइन में एवरेज नंबर प्रोडक्ट का होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एवरेज। तो वो होता है डेप्थ, कि कितनी गहराई से वो प्रोडक्ट आपके पास है। तो ऑप्शन आएगा हमारा ए, डेप्थ। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेज क्या होती है प्रोडक्शन लाइफ साइकिल में, इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। देन सैचुरेशन की स्टेज आती है, ठीक है। तो 77 का हमारा आंसर है बी, इंट्रोडक्शन स्टेज। देन है मेक और बाय डिसीजन इज अफेक्टेड बाय। सो ये डिसीजन जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी अफेक्ट हो सकता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से भी अफेक्ट हो सकता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, अबव बोथ। इन विच आइडियोलॉजी एवरी कंट्री इज एक्सेप्टेड एज अ सेपरेट मार्केट। तो हर कंट्री को एक सेपरेट मार्केट के रूप में किस आइडियोलॉजी में ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हर कंट्री को एक सेपरेट मार्केट हमारा पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के अंदर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है 80, इन विच ऑफ द आइडियोलॉजी होल वर्ल्ड वन कंट्री इज एक्सेप्टेड। इसमें होल वर्ल्ड को एक कंट्री माना जाता है किस स्ट्रैटेजी में। तो ये है हमारा जियोसेंट्रिक अप्रोच। देन है हमारा मार्केटिंग मिक्स मस्ट इंक्लूड। उसके बाद है मार्केटिंग मिक्स मस्ट बी। तो ये जो है हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग। इनमें से हम कौन कौन सा मेथड होता है हमारा प्राइसिंग का, मार्जिनल कॉस्ट मेथड ये भी होता है, ब्रेक इवन प्राइस मेथड भी होता है, कॉस्ट प्लस प्राइस मेथड भी होता है। तो हमारी सारी मेथड्स होती हैं, डी ऑप्शन पे आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूड, मतलब हम बाहर जब हम फाइनेंस जो है वो इंटरनली जनरेट नहीं करते हैं, हम एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं। जैसे कि हमने बैंक से लोन ले लिया, जो पब्लिक डिपॉजिट जो है वो भी एक तरह से ऐसे हम लोन लेते हैं पब्लिक से। डिबेंचर्स भी हम डिबेंचर होल्डर्स से एक तरीके से लोन लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस होंगे। तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल। इनमें से कौन सी वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है। तो वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल क्या है, जो परिवर्तनशील लागत पूंजी कौन सी है इनमें से। तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और डी, बी एंड सी बोथ। तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है उसमें हमारा जो प्रेफरेंस रेट है, मतलब डिविडेंड रेट जो है वो फिक्स होता है, ऐसे ही डिबेंचर्स पे फिक्स होता है, ठीक है। तो इनमें से पूछा गया है वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल कौन सी है। इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को वो मिलता है जो उनको लास्ट में अवेलेबल होता है, तो ठीक है, तो वो वेरी कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन होगा ए, इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डिविडेंड। तो अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फाइनेंशियल डिसीजंस में ये सारे डिसीजंस आते हैं। तो आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। एक सेकेंड, ये क्या हुआ। नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड। डेफिनेटली यू ऑल नो, आप आंख बंद करके इसको लगा दोगे वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आप 11th क्लास से ये चीज़ पढ़ रहे हो। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फाइनेंशियल पॉलिसी में हम अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन होगा ए, प्रोडक्ट डिज़ाइन तो इसमें कहीं भी रिलेटेड नहीं है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इससे कहीं रिलेटेड नहीं है, टैक्स डिविजन इससे कहीं रिलेटेड नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हिल फॉर्मुलेटिंग डिविडेंड पॉलिसी। द कैश पोजीशन, स्टेबिलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड्स, पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स और सरप्लस अर्न्ड। आई थिंक ये सारी चीज़ें ही ध्यान में रखनी होती है जब आप अपनी डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे कैश रिजर्व्स हैं तो आप डिविडेंड पॉलिसी के लिए जाइए, और अगर आपके डिविडेंड्स में स्टेबिलिटी एंड रेगुलरिटी है तो बहुत अच्छा है। पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट और सरप्लस अर्न्ड, अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है तो आप तभी पेमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है 89, डिसीजन एरिया ऑफ पर्सनल पॉलिसी इन्वॉल्व्स। जब भी हम पर्सनल से रिलेटेड, पर्सनल क्या होते हैं वैसे, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन एरिया होगा उसमें क्या क्या है, रेम्यूनरेशन है डेफिनेटली। रेम्यूनरेशन का मतलब जो क्या है, उनको सैलरी क्या देंगे, वेजेस क्या देंगे, वो सब। सिलेक्शन का प्रोसेस आएगा डेफिनेटली, रिक्रूटमेंट होता है सिलेक्शन से पहले, तो वो होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। देन है 90, विच इज़ नॉट इंसेंटिव रेम्यूनरेशन सिस्टम। इनमें से कौन सा इंसेंटिव बेस्ड रेम्यूनरेशन सिस्टम नहीं है। तो ये है हमारा टाइम,
रेम्यूनरेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तो ये जो इसमें प्लान्स दिए गए हैं, गैंट का टास्क बोनस प्लान, टाइम रेम्यूनरेशन सिस्टम, ग्रोवन स्कीम, हेल्सी बोनस स्कीम, तो ये आपको पढ़ना होगा। और ये आपका ह्यूमन रिसोर्स में आपको देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं पेपर में जो अदर सब्जेक्ट से भी लिए गए हैं। ओके, उसके बाद है यू वांट टू सेलेक्ट अ स्टेनोग्राफर। अगर आप स्टेनोग्राफर को चुनना चाहते हैं तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? जजमेंट टेस्ट को, परफॉर्मेंस को, टेम्परामेंट को, सिचुएशन टेस्ट को। आप उसकी परफॉर्मेंस देखोगे कि वो कितना वर्ड्स पर मिनट लिख रहा है, कितना वो शॉर्ट हैंड से जो होता है वो टाइपिंग कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन होगा, हम बी देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 92 हुआ स्टेज। क्या होता है? ये हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्री नेगोशिएशन फेज, सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर्स, मेकिंग एग्रीमेंट, टैक्टिक्स ऑफ बार्गेनिंग। तो सबसे पहले आप प्री नेगोशिएशन फेज में जाओगे, बार्गेनिंग करने से पहले। बार्गेनिंग क्या है? हिंदी में बताया गया है यहाँ पे सौदेबाजी करना। जैसे मोस्ट, आपको पता होगा जो मोस्टली इंडियन कंज्यूमर्स हैं, मोस्टली क्या बोले, इंडियन कंज्यूमर्स की एक फॉर्म है जो हमें देखने को मिलती है कि वो बार्गेनिंग ज़रूर करते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वर्कर्स कंपेंसेशन पॉलिसी। इनमें से कौन सा वर्कर को कंपनसेशन पॉलिसी देते वक्त ध्यान में नहीं रखा जाता? ठीक है, रेट ऑफ पेमेंट को रखेंगे भाई, वेज मेथड को भी ध्यान में रखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करनी है हमें अपने वर्कर्स के साथ वो भी ध्यान में रखेंगे। बट जो चीज़ हम ध्यान में नहीं रखेंगे वो क्या है? सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, तो ये है हमारा आंसर। मोटिवेशन इज बेसिकली अ डैश प्रोसेस। सोशल प्रोसेस है, समाज वाले लोग आपको मोटिवेट करने आते हैं? नहीं। इकोनॉमिक प्रोसेस है, इकोनॉमिक इंसेंटिव से है? नहीं, प्योरली नहीं। पॉलिटिकल है? नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है जिसमें हम मोटिवेशन इंटरनली होता है, एक्सटर्नली भी होता है डेफिनेटली, बट इसको एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस कहा गया है। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट इन्होंने लिखा है यहाँ पे, वैसे आई थिंक साइकोलॉजिकल होना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन में भी इकोनॉमिक, अनइकोनॉमिक, पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन डेफिनेटली इकोनॉमिक हो सकता है। कुछ वर्कर्स को आप बोलोगे ये आपको सैलरी अच्छी देंगे तो दे विल डू बेस्ट वर्क। कुछ अनइकोनॉमिक हो सकता है, बोलोगे कि हम आपको एक अच्छा स्टेटस देंगे अपनी कंपनी के अंदर, तो वो हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे? आपको रेमुनरेशन मिलेगी अगर आप अच्छा काम करेंगे। नेगेटिव, आपकी सैलरी कट होगी अगर आपने थोड़ा सा भी काम में ढील बरती। ठीक है, तो मोटिवेशन इनमें से सब तरीके से हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक इज। इनमें से कौन सी टेक्निक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है? तो रेशियो एनालिसिस है हमारी। आप आपने पढ़ा होगा 11th में, सॉरी 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन में भी रेशियो एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक है हमारी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक फॉर इंटरनल एनालिसिस ऑफ अ फर्म? वैल्यू चेन एनालिसिस, यहाँ पे हम अपनी वैल्यू चेन को एनालाइज करते हैं। स्वोट एनालिसिस में भी हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं, तो ऑप्शन होगा हमारा सी, बोथ ऑफ द अबव। फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, हमें क्या सजेस्ट करती है? कैपेसिटी, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, चैलेंज। तो मेरे हिसाब से तो इसमें एक ऑप्शन डी करके होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करते हैं तो हमें अपनी कैपेसिटी यानी कि स्ट्रेंथ का पता लगता है, थ्रेट्स का पता लगता है, अपॉर्चुनिटी का पता लगता है, अपनी वीकनेस का पता लगता है। तो और जो आंसर है वो उसमें डी ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, बट लेकिन ये नहीं है, क्योंकि एनालिसिस से हमें सब चीज़ें पता लग सकती है जो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद है 99 द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट। जो सिस्टमैटिक मेथड इनमें से कौन सा है? क्वांटिटेटिव मेथड भी एक सिस्टमैटिक मेथड है अपने आप में। स्वोट एनालिसिस भी, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी एक सिस्टमैटिक मेथड है। ये विदाउट सिस्टम तो नहीं है, तो ऑप्शन होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनल अप्रेजल इज। जब भी हम इंटरनल अप्रेजल करते हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेज क्या होती है? तो इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं सबसे पहले हमेशा इंटरनल फैक्टर्स का। तो इसके साथ ही हमारा जो 100 क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल यानी कि 2025 की क्वेश्चन पेपर में आए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ओके, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड आई विल ट्राई कि मैं जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपकी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया एंड मैनी मोर, तो मैं उनकी वीडियोस भी लेकर आ पाऊँ। सो नाउ थैंक यू।